बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान की हलबर्दारी के लिए असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास के बाद खिताब करते हुए कहा कि हम हर 2 माह के बाद वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बरतानिया ने पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया के लिए परवाजों की राह हमवार हो गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से जो आयद पाबंदियां थी उनको खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम भी किया है। बहुत अच्छी कोशिश है जी, बहुत अच्छी कोशिश है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हमारे एक तो मतलब जाहिर है कि बरतानिया का इसमें ताउन, फिर उसके बाद ये कि जो सिविल एविएशन या जो भी दूसरे अदारे और डिप्लोमेसी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, सिक्योरिटी के वाले सारा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जो है वो कई मुनाफा बख्श रूट्स जो हैं वो फ़रोख्त भी किए गए हैं। दूसरे मतलब है कि फ़रोख्त इस सेंस में कि मुख्तलिफ एयरलाइंस को जो दिए जाते हैं ना ये मुनाफा बख्श, कि किसी एक शहर के अंदर किसी एक मुल्क में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से फ़्लाइट्स जानी हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसाफिरों ने जाना है, तो ये भी एक माजी में एक ऐसा मामला रहा है जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें। ये चीज़ भी बैलेंस करें कि वहाँ से जो बाहर की एयरलाइंस हैं वो भी आएँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं वो भी उन मुनाफा बख्श रूट्स पे चलें, जैसे PIA है और बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशआइंद बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो रात को पेट्रोल बम गिरा है वो एक ऐसा मामला है जिसका कोई ना उसका सर पैर है किसी किस्म का, और ना ही ये मामला जो है ये चीनी के मामला जो हैं और माफियाज़ हैं, दोनों तरफ माफियाज़ हैं। आप इस मुल्क में चेक करें कि ये पेट्रोलियम की वजारतों के पीछे क्यों दौड़ते फिरते हैं, अहम लोग जो हैं वो पेट्रोलियम की वजारतों के पीछे क्यों दौड़ते फिरते हैं, और पेट्रोल पंप्स कितने हैं इस मुल्क में, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेट लोगों ने पेट्रोल पंप्स लिए हुए हैं। तो बात यह है कि और वो ठेके हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो ये मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी इस मुल्क में, अक्रॉस द बोर्ड, और ये अरबों खरबों रुपया जो लूट के रुपया तो नहीं डॉलर्स कहें या जो भी करेंसी सबसे महंगी करेंसी में बिलियंस के हिसाब से बाहर लोग ले गए हैं, जब तक ये वापस नहीं लाएंगे उस वक्त तक इस मुल्क की मईशत और आम लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आज फिर अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया है, उसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं गलात के करीब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये है कि ये वही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि जो सिक्योरिटी के मामलात या जो डिफेंस के मामलात या जो सफारतकारी के मामलात, ये जो PIA के रूट्स हैं ये भी सफारतकारी और मुख्तलिफ अदारे इन्वॉल्व हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, ये भी लंबा प्रोसेस है। हम तो एक ख़बर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी खुशहाल ख़बर है। लेकिन यह है कि इसको उस वक्त तक जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होती और करप्ट और क्लास का सफाया नहीं होता एलीट्स का, उस वक्त तक ये मामला चलते नहीं। कि मैंने कहा ना माजी के अंदर ये अब देखें 40,000 ज़ायरीन की खबर आ रही है, तो पैसे लेके बहुत बड़े रैकेट्स काम कर रहे हैं इनके पीछे, और पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ से उनको बाहर भेजती हैं और उसके बाद वो उसमें उनके वीज़े लगवाना, उनको बाहर भेजना और ये सारे मामला। तो आगे जो है वो ये सारे मामलात पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे अहम, और वही दोबारा के वो चूँकि एक ऑर्डर से डिसऑर्डर और डिसऑर्डर से अगले ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो देखना ये है कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक कर्नल इवैन वोरोनिश ये जो हैं ये यूक्रेन के एक उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसके ये एक कर्नल और बड़े अहम, तो ये कीव के अंदर अपने घर से कीव के अंदर एक शॉपिंग मॉल से निकल के जा रहे थे बाहर, तो इनको जो है वो वहाँ पे गोलियों का निशाना बनाया गया और गोलियों का निशाना बनाया गया और उसकी वीडियो फुटेज जो है वो जारी हुई। CCTV ने भी ज़ाहिर कैप्चर किया। अब ये एक सीनियर पोजीशन पे
कीव में, यानी यूक्रेन के अंदर ये जो है ये वाक़या इस तरह से कि ये शॉपिंग मॉल से निकल के जा रहे हैं और टारगेट किलिंग इनकी हुई और वहाँ पे इनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया, ये कीव के अंदर। एक तो है ना जंग हो रही है, मिसाइल, ड्रोन, सारा कुछ, लेकिन कीव शहर के अंदर जो है वो एक टारगेट किलिंग हुई। और ये टारगेट किलिंग के वाक़यात जो हैं ये यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यानी यूक्रेन और रशिया और ये जो है ना ये, यानी अब आप समझेंगे जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहें या बाकी, ये बड़े बहुत बुरे अंदाज में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जनाब इनके ऊपर जो है एक बंदा है जिसका नाम है रिनाल्डो नज़ारो, ठीक है, रिनाल्डो नज़ारो। ये जो है ये अमेरिकन नेशनल, और ये अमेरिकन नेशनल और ये FBI में रहा, और फिर उसके बाद ये पेंटागन में भी रहा, और ये जो है ये वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं, जो सफ़ेद फार्म, जो यानी कि और किसी को हक नहीं है रहने का, सफ़ेद फार्म कोई, और जो आप लोग को याद होगा न्यूजीलैंड में एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया, तो मस्जिद में एक आदमी दाखिल हो गया था और उसने जाके गोलियों से लोगों को शहीद कर, उनकी वज़ीर आज़म फिर आई थी सामने। तो ये जो वाइट सुप्रीमेसी का एक है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये बंदा अमेरिकन सिटीज़न, और उसके साथ ही ये जो है ये इसने FBI में भी काम किया, उसके बाद इसने जो है ये काम किया वहाँ पे पेंटागन में भी, और फिर इसने क्या किया कि वहाँ पर एक तंजीम कायम कर ली जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कह लें, या उसमें आप फॉर्मर असैसिन्स, मिलिट्री से रिलेटेड या बाकी लोग, उसमें द बेस के नाम से, द बेस। मैं इसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तो ठेका होता है ना, एक जैसे ब्लैक वाटर है या बाकी हैं, तो उनके साथ तो एक एरिक प्रिंस के साथ या जो भी आप एक ठेका, पेंटागन, ये जो है ये तंजीम जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये न्यू नाजी, यानी ये जो है वो बड़ा सख्त जो है ये जो सियाफाम या बाकी जो ब्राउन जिनको कहा जाए, उनके सख्त खिलाफ, और ये यहूदियों के भी खिलाफ बहुत सख्त, ठीक है, न्यू नाजी ग्रुप। अच्छा, ये द बेस जो है अब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कनाडा में और तकरीबन तमाम यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और दीगर कई ममालिक में ये तंजीम जो है ये एक्टिव है। अब हुआ ये कि ये जो बंदे जिन्होंने मारा उसको, उस कर्नल को, जो कर्नल इवान वोलेनिश को, जिसको कीव के अंदर मारा गया, तो उसके पीछे जो है वो ये रिनाल्डो नज़ारो की जो तंजीम है द बेस, वो जो है वो उसके लोग निकले और यूक्रेन के लोगों ने उसको मार दिया, उनको मार दिया, 3-4 जो एजेंट्स हैं। ये बंदा जो है अब ये वाशिंगटन से, अमेरिका से ये चला गया है, और कहा यह जाता है कि ये इसका टिल्ट रशिया की तरफ हो गया, तो इसलिए यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन के लोगों को टारगेट किलर, उनकी सुपारियाँ लेके, जैसे एक अगर हम वो ज़बान कहें तो जैसे होता है ना कि आपने सुपारी ली है किसी की और आप पैसे पकड़ें, और वो टारगेट किलिंग, उनकी हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में। अच्छा, इसका जिक्र ऐसा है कि टेलीग्राम के ऊपर इनके लोगों ने क्लेम कर लिया कि हम एक्टिव हैं और हम यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी टारगेट किलिंग करेंगे, और जवाब में जो है जाहिर है कि ये अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी, इसमें अमेरिका के लोग भी हैं, बाकी सफ़ेद फार्म लोग भी हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो एक बड़ा आप समझें कि एक नया क्राइसिस ऐसा है जो जन्म ले रहा है कि टारगेट किलिंग जो है वो शुरू हो गई है। रशिया में भी, यूक्रेन में भी होगी, यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी होगी, बाकी कहीं पर दोबारा जो है। अच्छा, मैं ये इसमें सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये जो है ये अगर मैं 5th स्लाइड दिखाऊं ना, BBC की 2020 की, 2018 में इसने बनाई है द बेस,
तो ये न्यू नाजी मिलिटेंट ग्रुप जो है टीनेजर्स को उस वक्त ग्रूम कर रहा था, टीनेजर्स को हायर कर रहा था, उन्हें ग्रूम कर रहा था और उनसे उन्हें तरबियत दे रहा था कि इनको मारना है, यानी बाकी लोगों को मारना है। फिर मैं बीबीसी को ही कोट कर रहा हूँ, 6th स्लाइड, न्यू नाजी रिनाल्डो नजोरो रनिंग यूएस मिलिटेंट ग्रुप द बेस फ्रॉम रशिया। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी ये अब रशिया में चला गया है, लेकिन रशिया में जाने के बाद जो है वो ये रशिया में चला गया है ही अमेरिका का, लेकिन अमेरिका में चूँकि उसको टेररिस्ट करार दे दिया गया तो ये वहाँ चला गया। और इसी तरह से इसने 4th अगर हम देखें इसराइल का मीडिया, तो न्यू नाजी विद जॉर्डेनियन रूट्स चार्ज विद वेंडलाइजिंग यूएस सिनेगॉग, वहाँ पे जो आग लग रही है या बाकी जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव है। और ये अरब न्यूज़ अगर हम देखें 8th, तो ये 2024 में यूरोपीय यूनियन ने न्यू नाजी ग्रुप द बेस को ऐड कर लिया था टेररिस्ट लिस्ट में। और ये जो है ये फॉक्स न्यूज़ ने फिर ये पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन अनाउंसेस किलिंग रशियन एजेंट्स 10th स्लाइड सस्पेक्टेड ऑफ फेटली शूटिंग सीनियर ऑफिसर इन एम्बुश अटैक। ठीक है, अब ये नहीं टारगेट किलिंग्स हैं ये। यूक्रेन सेज कि इट किल्ड्स रशियन एजेंट्स हु असैसिनेटेड, उनके सीनियर इंटेल ऑफिसर को जिसने कीव में मारा था वो जो है वो उसको यूक्रेन के लोगों ने मार दिया। अच्छा, इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्टोरी चूँकि द बेस ग्रुप जो है ये आने वाले दिनों में टारगेट किलिंग्स जो इन्वॉल्वमेंट है द बेस की, द बेस जैसे एक ज़माने में वैगनर ग्रुप आया था तो द बेस अब एक्टिव हो गया, तो ये सारे जो टारगेट किलिंग्स हैं। तो आज द गार्डियन ने 7th स्लाइड जो है कि यूक्रेनियन विंग 7th यूक्रेनियन विंग ऑफ यूएस फाउंडेड टेररिस्ट ग्रुप सेज कि इट वाज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ इंटेल ऑफिसर इन कीव। तो ये अब अमेरिका में बना था, ये अब कहाँ पे है वो कहते हैं, बीबीसी वाले कह रहे हैं कि रशिया में चला, ये कह दिया रशिया में नहीं, हम तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये जो है ये अब इन्होंने टारगेट किलिंग चूँकि स्टार्ट हुई है तो ये अब सूरत हाल जो है। न्यूज़ वीक ने फिर 9th यूक्रेन SBU कर्नल एग्जीक्यूटिव इन ब्रॉड डे लाइट, ये जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये जो है ये बड़ी एक परेशान कौन सी बात है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं एक तो वो बहुत ट्रेंड हैं और फिर ये कि सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त हैं और दूसरे मुल्कों से, मगरबी मुल्कों से ही उनका ताल्लुक़ है। तो ये जो है ये अब मामला जो है ये एक मज़ीद बुराई की तरफ आप समझें कि पहले ही ख़राब हालात हैं और उसमें एक मज़ीद ख़राब जो है हालात हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने वजाहत की पूरी दुनिया को हम ज़रा दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं अगले कुछ देर। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो पीछे हटे हैं अब उस बात से, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी किस्म का ये लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स टोमाहॉक्स या मैंने जो है वो टॉरस मिज़ाइल देने की बात बिल्कुल नहीं की, और ना ही मैंने ये कहा कि मॉस्को को हिट किया जाए, ना मैंने ज़ेलेंस्की से किसी मरहले पे बात की है, और ना ही कोई इस किस्म का कोई प्लान है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स उनके हवाले किए जाए। वो तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन टॉरस या टॉमाहॉक्स के हवाले से बात नहीं हुई और ये जो इतलातें हैं बहुत गलत हैं। तो और मैंने ना ही ये कहा कि मॉस्को पे अटैक करो, ज़ेलेंस्की से ऐसी मेरी कोई बात ही नहीं हुई। तो वो जो है वो अपनी इस गुफ्तगू से वो पीछे हटे हैं। अच्छा, इसी में जो दूसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ पर डिप्रेशन है यूक्रेन में डिप्रेशन इसलिए कि वो उनको पैट्रियट मिज़ाइल मिलने थे और पहले तो ये कहा कि 17 मिलेंगे, 17 पैट्रियट मिज़ाइल तो है ही नहीं। वो जो 17 पैट्रियट मिज़ाइल कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ से 17 मतलब तैयार होंगे, तो तैयार होते हुए उनको 5 साल लगेंगे, उनका ऑर्डर, या 6 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। तो वो कहाँ से उनकी बैटरीज तैयार होंगी, कहाँ से शिफ्ट होंगी, कहाँ से जाएगा। जर्मनी जो अच्छा, अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि जो जर्मन हैं वो मैंने रवाना कर दिए हैं, वो अपने पैट्रियट मिज़ाइल जो हैं। अच्छा, पैट्रियट मिज़ाइल तो डिफेंस हैं ना, डिफेंस और इंटरसेप्टर के डिफेंस के लिए मैंने भेज दिए हैं यूक्रेन में, लेकिन यह है कि वो, और जर्मनी जो है उसको हम दूसरे दे देंगे। अच्छा, जर्मन्स कह रहे हैं कि भाईजान आप जब जितनी देर में देंगे हमें, तो वो आप देंगे तो हम इधर से भेजेंगे ना, हम यहाँ से कहाँ। वो ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि जी वो जर्मनी से मैंने बात कर ली है, वो चल पड़े, यानी पैट्रियट मिज़ाइल जर्मनी से रवाना हो गए हैं, यूक्रेन पहुँच जाएंगे। यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करें कब पहुँचेंगे, वो जर्मनी कह रहा है कि हम कैसे दे दें अपने पैट्रियट मिज़ाइल, ये पैट्रियट मिज़ाइल तो हमारी अपनी दिफा के लिए हैं। तो ये मामला जो है सारा बीच में कहीं अटक गया, क्योंकि ट्रंप साहब फिर उसे पीछे हट गए कि मैंने तो नहीं कहा।
मैं क्यों कहूँगा? और पुतिन से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और पुतिन से मैं क्यों नाराज़ हूँगा? और 19 देखें ना तो इसको खूब ताश ने खूब रशिया में आज इस पे जश्न मनाया जा रहा है कि ट्रम्प सेज 19, ट्रम्प सेज कि यूक्रेन शुडंट स्ट्राइक मॉस्को, ठीक है ना। और ये जो है ये वाइट हाउस की तर्जुमान जो है वो भी डिफेंसिव हो गई। 20 ट्रम्प डिडंट एनकरेज यूक्रेन टू मेक मोर स्ट्राइक इनसाइड रशिया, वाइट हाउस सेज। अच्छा, उधर जो वो हैं जो उनके लिंडसे ग्राहम जो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रही थी, जो रशिया से तिजारत करेगा उस पर 500% को बिल उन्होंने खूब तारीफ़ की है ट्रम्प की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि 50 दिन के अंदर जो है ये सारा काम हो जाना चाहिए। 50 दिन के बाद जो है ये टैरिफ आयद होने चाहिए उन सारे मुल्कों के ऊपर जो मुल्क रशिया से तिजारत कर रहे हैं। अब कौन कौन से मुल्क हैं? एक तो ब्रिक्स है। अच्छा, अब ब्रिक्स में इशू ये है कि ब्रिक्स में 50% लगा दिए उन्होंने और मुतालबा किया कि उन्होंने साबिक सदर को रिहा किया। साबिक सदर कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता वो जो जेल में है वो कह रहा है कि 50% हटाओ। वो ट्रम्प से मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से ये जो प्रेसिडेंट लूला ये पॉपुलर हो रहा है और लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं सारे मुल्क के कि मेरी रिहाई के चक्कर में आपने ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगा दी है, तो ये आपने मेरे लिए अच्छा किया बुरा किया। अच्छा, 12 तो उधर ब्राज़ील, दूसरा इंडिया और तीसरा जो है वो चाइना, ये 3 मुल्क जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं इनके ऊपर अलग और बाकी टैरिफ के इश्यूज जो हैं वो अलग हैं। लेकिन जो लिंडसे ग्राहम है उन्होंने कहा है कि ये 51वें दिन जो है वो ये बड़ा अच्छा किया, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन 51वें दिन क्या होगा तो वो आयतुल्लाह खामेनी से पूछ लें प्रेसिडेंट पुतिन फ़ोन करके। और वो जो है लिंडसे ग्राहम भी ज़रा थोड़े ठंडे हो गए। लेकिन वो जो अंदर का रौला है उसमें माइक जॉनसन जो कि स्पीकर हैं हाउस के, वो यानी हाउस जो ईवान नुमाइंदगान यानी लोअर जो उनका हाउस है ना उसके ईवान नुमाइंदगान के जो माइक जॉनसन जो उनके स्पीकर हैं, और ये जो स्पीकर हैं ये भी रिपब्लिकन है, ठीक है, रिपब्लिकन है। और ये स्पीकर जो हैं ये ज़ाहिर ट्रम्प की हमायत से ही ये स्पीकर 2023 में बदले काफ़ी दफ़ा 4-5 दफ़ा ये स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं हाउस के और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने जाना और है रिपब्लिकन। अब ये रिपब्लिकन्स में उन रिपब्लिकन में शामिल हो गए स्पीकर हैं हाउस के स्पीकर, इन्होंने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स को मंजर आम पर लाया जाए। और पैम बोंदी जो हैं वो ये भी रिपब्लिकन यानी कैश पटेल और ये सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं जाके स्टीव, और वो सारे उन्होंने कहा कि मंजर आम पर लाया जाए। अब इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो गए प्रेसिडेंट ट्रम्प के, उन्होंने उनसे किसी ने तो सवाल कर लिया उनसे मीडिया में कि आपका नाम भी है क्या एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। वो जो मीडिया के बारे में वो कहते शर्म आनी चाहिए और घटिया मीडिया है। तो उन्होंने लेकिन इतना प्रेशर डेवलप हो गया है वो मेगा बेस के अंदर कि उन्होंने पैम बोंडी से कहा है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कि अटॉर्नी जनरल भी डिफेंसिव हो गई हैं कि भाई आप नाम क्यों छुपा रही हैं। तो वो पैम बोंदी तो उन्होंने कहा कि जो मुनासिब है बस इसको एप्स्टीन फाइल की जो रेलिवेंट है उस हिस्से को जारी कर दो। लेकिन वहाँ पर एक फड्डा पड़ा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल में किसका नाम है, कौन से लोग हैं और किस मुल्क की एजेंसी के लिए वो काम करता था। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ से आए उसके पास, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो पार्टियां थ्रो करता रहा इतने साल तक, इतने सालों तक। तो वो क्या इंफॉर्मेशन थी, किसके साथ शेयर करता था, उसकी जो टोटल उसकी जो वर्थ है वो तो इतनी नहीं है उसके ना उसके बिजनेसेस का इतना, लेकिन वो चूँकि उसके अगर आप खर्चा देखें तो उसने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। प्राइवेट जहाज़ों पे मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं और जनाब एक अयाशी हो रही है और कई तो, लेकिन यह है कि उसकी अगर आप उसका कारोबार देखें तो इतना नहीं था। तो अब यह है कि वो जेफरी एप्स्टीन का मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। वो फाइल्स उन्होंने कहा है कि इसको पब्लिक किया जाए। तीसरा जो इशू है जो इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि फिर रात को खूब हमले हुए यूक्रेन पे। यूक्रेन में डिप्रेशन इसलिए है कि वो कोई बात बन नहीं रही ना इधर जेलेंस्की के पास पैट्रियट भी नहीं आ रहा है, या वो पुतिन जो है उनकी एक दिन वो गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं असला भेज दूंगा, अगले दिन वो तारीफ़ करते हैं। अच्छा, और आज उनके जो ईयू के जो ट्रेड कमिश्नर हैं वो आज वहाँ पे अमेरिका पहुँच रहे हैं वो बात करने के लिए कि भाई अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊँ, ट्रम्प को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है टैरिफ्स के अंदर। ये जो टैरिफ्स इन्होंने आयद किए थे पूरी दुनिया पे, उसमें बड़ी ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेडली प्रेसिडेंट ट्रम्प को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है उसमें। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ये पूरा का पूरा वो जो प्लान था ना टैरिफ लगाने का, जिसके ऊपर शुरू में बड़ी तनकीद हो रही थी
तो वो जो है ना वो ठीक गया है, वो ठीक चला गया, वो प्लान ठीक चला गया। फाइनेंशियल टाइम्स इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दे रहा है 29। डोनाल्ड ट्रम्प ये 50 बिलियन टेरिफ फॉल एज वर्ल्ड चिकन आउट। दुनिया चिकन आउट हो गई है, यानी पहले था ना कि ट्रम्प अगेन चिकन आउट टैको, वो जो कहते थे, तो दुनिया चिकन आउट हो गई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो 50 बिलियन का टैरिफ इसमें कामयाब हो गए। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली ये हुआ है कि सारे ये मुल्क सवाए चाइना के और कनाडा के किसी मुल्क ने रिटेलिएट नहीं किया, किसी ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया किसी ने। तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को सब गए, निगोशिएट किया दोबारा, अच्छा जी ऐसे नहीं है, ऐसे कर दें, ऐसे नहीं है, ऐसे कर दें, ऐसे नहीं है। और ताज़ा तरीन तो इंडोनेशिया के साथ इनकी डील हो गई ना। इंडोनेशिया के साथ इन्होंने 32% अनाउंस कर दिया था कि 32% टैरिफ लगेंगे, लेकिन वो 32% में जब बातचीत हुई तो उन्होंने 19% कर दिया, उसको 19% कर दिया इंडोनेशिया के साथ। लेकिन साथ ही शर्त लगा दी कि 50 बोइंग जहाज खरीदेंगे आप। तो उन्होंने कहा खरीदेंगे, इतने सालों में खरीदेंगे। तो वो अल्टीमेटली इनका जो टैरिफ का प्लान था वो कामयाब हो गया और दुनिया चिकन आउट हो गई है। और ये ट्रम्प अपनी जगह पर जो है, फाइनेंशियल टाइम्स ने इनकी बड़ी वाह की है, बड़ी, और ज़ाहिर है वाह इनकी बनती भी है, क्योंकि इसका शुरू में तो बिल्कुल ही लोग कह रहे थे ना कि मार्केट तबाह हो गई और जो है वो बर्बाद हो गया सारा कुछ। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, दूसरा भी आर्टिकल 31 फॉरगेट टैको, टैको को भूल जाएं, ट्रम्प अगेन चिकन आउट, ये 31 टैको को भूल जाएं और ट्रम्प इज विनिंग हिज ट्रेड वॉर। ट्रम्प जो है वो अपनी ट्रेड वॉर को जीत रहे हैं और ये कि हायर द बेटर। और ये जो है अब चाहे वो डील करे चाहे जो भी करे, लेकिन ये कि वो जो 47 अरब डॉलर वसूल होते थे वहाँ पे उनकी जो ये पोर्ट्स के ऊपर, तो वो जो है वो कोई 47 से कोई 64 अरब चले गए हैं ये 4-5 महीनों में। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है वो फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है दोबारा वो उनका जो है ना ये दोबारा से बात होगा। अच्छा, ये यूक्रेन के साथ एक अजीब मामला हुआ है। वो प्रेसिडेंट मैक्रोन कहते हैं कि ये मामला जो किया है कि यूरोप के मुल्क ख़रीदेंगे असला और यूरोप के मुल्क पैसे देके असला देंगे यूक्रेन को, इसमें फ्रांस इसका हिस्सा नहीं होगा। हम क्यों देंगे? तो फ्रांस ने तो पहले ही अलहदगी का ऐलान कर दिया, इटली ने कहा हम भी नहीं होंगे। ये हमारे ब्याह पर किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात कर दी कि ईयू के ममालिक करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो भी इसमें से निकल गए और इसमें से जो है वो भी निकल गए हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन भी निकल गए हैं और जो निकल गए हैं इसमें से इटली भी निकल गया है, स्पेन भी निकल गए, कई मुल्क इसमें से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, हम तो चाहते हैं कि यूरोप की अपनी फ़ौज बने, हमारे अपना असला हमारे पास कम है। देखिए आप, कितनी अजीब बात है, वेस्ट के पास असला ख़त्म हो रहा है, वेपन्स जो हैं उनके पास वेपन्स नहीं है सर। यानी आप तसव्वुर करें कि उनके पास आर्टिलरी, उनके जहाज़, उनके ड्रोन्स, उनके डिफेंस सिस्टम्स, उनके सारे ये जो कलेक्टिव वेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। यूक्रेन की जंग ने साबित की है और फिर उसके बाद ये हुतीज़ ने जो भरकस निकाला है इसराइल का, और फिर जो जहाज़ डुबोए हैं इधर बहर अमर में, और फिर जो ईरान और इसराइल की वॉर, उसमें मुकम्मल तौर पे ये बात सामने आ गई है कि वेस्ट के पास ना तो असला है, ना असला बनाने की उनके पास सकत है कि वो इतनी जल्दी बना सके। छोटे छोटे मिसाइल उठा के उन्होंने जो है वो भरकस निकाल दिए, इसराइल का भी और ये बहर अमर में जो बड़े बड़े जहाज़ थे उनका भी, और साथ ही जो है वो ये जो यूक्रेन वॉर के अंदर पता ही चला कि जनाब असला उनके पास नहीं है। और उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उनका जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो राफेल हो जो इंडिया के साथ अभी हुआ है, या वो पैट्रियट मिसाइल पैट्रियट सिस्टम हो, या आयरन डोम हो, मतलब क्या मुझे बताए ना क्या इसने कर लिया। और उदैद के अंदर उदैद एयरबेस को नहीं बचा सके, वहाँ डैमेज हो गया। तो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो वेस्ट को दरपेश है कि उनका असला, उनके वेपन्स जो हैं वो सारे के सारे ना सिर्फ ये कि नाकाम हुए हैं, बल्कि ये कि वो बनाने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो रही है उनके पास। तो और F-35 तैयारे उनके वो बेकार हो गए हैं सारे। तो मतलब ये एक ऐसा इशू है जो अब, और ये यूक्रेन में वो देखिए ना उधर से उधर पैट्रियट भेज रहे हैं, नहीं पैट्रियट नहीं भेजेंगे, अच्छा ऐसा करो, अच्छा इससे ज़्यादा बेहतर तो शायद वो जर्मनी के टॉरस मिसाइल हैं वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए,
लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है कि रशिया की डीप इनसाइड अगर जाते हैं तो फिर रशिया उस पर रिटेलिएट करेगा। अच्छा, गुफ्तगू आगे बढ़ने से थोड़ी देर के बाद जो है आज प्रेसिडेंट ट्रंप जब आज का दिन चढ़ेगा और कल तक खबर इसमें आ जाएगी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप आज एक खाना खाने, आज का रात का खाना उनका बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। और जिस शख्सियत के साथ होने जा रहा है वो शख्सियत है बड़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये है कि वो लो प्रोफाइल में वो आज डिनर हो रहा है उनका। और ये डिनर जो है इधर से ये शख्सियत होंगी और इनके साथ जो है यकीनन इनके डेलीगेशन के लोग होंगे कुछ, और उधर से ट्रंप होंगे, उनके साथ शायद मार्को रूबियो बैठ जाएं और शायद स्टीव विथकॉफ बैठ जाएं और एक आध कोई और शख्सियत बैठे। और ये शख्सियत जो आज वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिनर करने जा रहे हैं, जो ये हैं कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी। ये वो जो पहले दिन से लेके गज़ा सीज़ फायर पे आज तक जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, और लेकिन कतर ने जो रोल प्ले किया है, तो और आपको पता है उस दिन नेतन्याहू जब मिलने गया है तो नेतन्याहू के हमने बात की थी कि नेतन्याहू के मिलने से पहले कतर का एक डेलीगेशन होकर चला गया था, लेकिन आज कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रात को खाना ईशाई पे बैठे, और यहाँ इसराइल में खप पड़ी हुई है, वो खप पड़ी हुई है कि ये वो कहीं सीज़फायर का ऐलान ना हो जाए वहाँ पे, क्योंकि स्टीव विथकॉफ भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो स्टीव विथकॉफ ये प्रेसिडेंट ट्रंप और ये सारे वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी कतलो वारस शुरू हो गई है अब, और वो भी अचानक शुरू हुई है, आप ज़रा वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं। और वो ये है कि जी अमीर कतर को दबाव में लाने के लिए। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप और कतर के वज़ीर आज़म वली अहद की जो मुलाकात है कितनी अहम है, और दूसरी जानब में आपने जिक्र किया कि एक और कत्लो गारत शुरू हो गया। जी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले तो ज़रा PIA का मैं बताऊँ ना कि PIA का देखें ये क्या, PIA भी कमाल की एक एयरलाइंस पाकिस्तान का जो नेशनल कैरियर है, और एक दौर ऐसा था कि PIA दुनिया के 45 मुल्कों में 45 यानी 60 डेस्टिनेशंस और 45 मुल्कों में PIA, और 2005 तक इसके पास रिकॉर्ड था। ये सबसे लंबी फ़्लाइट जो है ना, ये हांगकांग से लंदन तक 22 घंटे की फ़्लाइट का रिकॉर्ड था। और ये एयर फ्रांस और लुफ्तांसा से पहले ये PIA ने बोइंग इस्तेमाल किया था, एशिया से यूरोप की पहली एयरलाइंस थी जिसने बोइंग इस्तेमाल किया था, और इसकी बड़ी हिस्ट्री हो। और एक तो इसकी जो फ़्लाइट चला करती थी लंदन जो कि बरास्ता काहिरा, तो 7 घंटे कई यूरोपियन एयरलाइन से वो कम थी उसकी ड्यूरेशन। ये पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइंस थी जो कि 1964 में जो चाइना गई PIA, और ये मैंने आपसे कहा ना पहली बोइंग एशिया की कोई एयरलाइंस थी जो कि यूरोप गई, और पहली एयरलाइंस थी जो मॉस्को के थ्रू यूरोप गई। ये भी इसके बाद एजाज़ है कि मॉस्को के थ्रू ये यूरोप गई PIA एक दौर में। तो इसके बड़े कमाल के रूट्स, और जर्मनी में और फ्रांस और नीदरलैंड्स और लंदन और सॉरी बरतानिया और बाकी अफ्रीका के बेशुमार मुल्क, इजिप्ट, लिबिया, और पोप जॉन पॉल जो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मैंने मनीला जो है वो जिस जहाज़ में मैं आया हूँ नहीं मैंने PIA में जाना है, तो मनीला यहाँ से गए वो पोप जॉन पॉल, और यासिर अरफात ने ट्रैवल किया, क्वीन ने ट्रैवल किया, क्वीन एलिज़ाबेथ ने इसमें ट्रैवल किया PIA में। तो PIA की, और फिर ये हुआ कि 1985 में एक जो है वो बोइंग जो त्यारा था 737 और एयरबस 300 पाकिस्तान ने जो अपने बरादर मुल्क एमिरेट्स को दी और साथ क्रू दिया, और फिर वहाँ से ट्रेनिंग हुई, और एमिरेट्स जो है वो 1985 यानी आप देखें 1985 कोई बहुत सदियों पुराना ये किस्सा नहीं है। 1985 में एमिरेट्स को एक त्यारा, 2 त्यारे यहाँ से गए और क्रू किया और एमिरेट्स को ट्रेन किया, और काफ़ी अर्से तक एमिरेट्स जो है वो कॉल साइन PIA का यूज़ करता रहा, जो कि अब दुनिया की चंद बहुत बड़ी एयरलाइंस में से एक।
तो पीआईए ने बड़ा अरूज देखा है और बड़ी खुशी है कि आज ये एक दोबारा से कई सालों के बाद ये चीज़ हासिल हुई है। लेकिन बहुत अरूज, पीआईए बहुत कमाल की दुनिया की एयरलाइंस में से एक एयरलाइन। लता जी जो है, लता मंगेशकर हमारे उर्दू कहती थी मेरे पीआईए में ट्रैवल करें 60 की दहाई में, राज कपूर, लता जी, ये सारे कहते थे नहीं हमने पीआईए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के वो लेंगे, वो फ्लाइट जो है ना उसमें ट्रैवल करेंगे। एनीवे तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, कत्ल वारत के शुरू हुई दूसरी, एक तो ये है कि आज रात को जो डिनर है, और उससे पहले बहरीन की क़यादत भी मिल रही है। बहरीन के जो खलीफा हैं और वली, वो भी मुलाकात कर रहे हैं, वली अहद वहाँ पे, और कतर के भी जो है वो जो वज़ीर आज़म और वली अहद हैं उनका वो डिनर पे मौजूद होंगे। तो एक, लेकिन इस दौरान जो एक नया महाज खोला है इसराइल ने, वो ये खोला है कि मैंने, हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं ना दुरूज़, ये दुरूज़ जो है ये जाहिर है कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, नमाज वगैरह भी उस तरह से एक मसलक है, मज़हब है, जो भी इसको कहा जाए। लेकिन ये है कि ये एक इनकी बहुत बड़ी तादाद में ये लेवांत के इलाके में रहते हैं, ये लेबनान में भी हैं बहुत ज़्यादा। वली जुमलात फैमिली जो है इनकी वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं काफ़ी सालों से, और ये हरकतुल अमल के साथ थे लेकिन बशर अल असद के ख़िलाफ़ थे, और इसीलिए बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ये जो वली जुमलात आए थे और अहमद शहराज से इनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये जो है ये यानी तकरीबन कोई 3 लाख जो है वो इनकी तादाद जो है 3 लाख के करीब जो है ये मौजूद हैं सीरिया में। कुछ 7 लाख हैं गालिबन ये लेबनान में, 3 लाख हैं ये गालिबन सीरिया में, और 1.5 लाख जो दुरूज़ हैं वो इसराइल में भी हैं। और ये स्वेदा के इलाके में जो झड़पें हो रही हैं पिछले चंद दिनों से, जो शाम की फोर्सेस के दरमियान और दुरूज़ जो वहाँ पे मकामी कबाइल हैं उसके दरमियान सीज़ फायर की कोशिश है, और सीज़ फायर हो भी रही है। लेकिन आज इसराइल ने एक नया महाज खोला और ख़तरनाक महाज खोला। इसराइल ने दमिश्क पे हमला कर दिया, दमिश्क पे, यानी शाम के दारुल हुकूमत पे उन्होंने जो उनकी जो वजारत दिफा है उसके ऊपर अटैक कर दिए, ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स, यानी स्वेदा में नहीं, दमिश्क में। और अहमद शरा के जो यानी जो सदर हैं सीरिया के, उनके महल के बिल्कुल पास आके, सदारती महल जो तारीख़ी महल है बहुत, उनके मिज़ाइल जो हैं इसराइल के, वो उनके बिल्कुल सदारती महल के पास आके गिरे और वो वहाँ पर आग लग गई, और वहाँ पे इसराइल ने हमला यानी दमिश्क पे कर दिया है, बैरूत नहीं, अब दमिश्क पे महाज खोल दिया इसराइल ने आज, एक नया महाज। और इस दौरान जो है वो साथ ही जो है वो कोई 1000 या बयान हो रहा है उससे ज़्यादा जो दुरूज़ हैं वो, उनको उन्होंने कहा कि जो इसराइल के और फ़ौज के वो सारे के सारे बॉर्डर्स क्रॉस करके वो सीरिया में दाखिल हो गए। और सीरिया में दाखिल होने के बाद उन्होंने जो है वो वहाँ पर जो है वो कत्ल व गारत और ये सारे स्वेदा के इलाके में। अब मैं अरब न्यूज़ यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि 42 के इजराइल स्ट्राइक्स इन दमिश्क से क्लैशेस बिटवीन सीरियन फोर्स माइनॉरिटी दुरूज़ रीजन्स, और ये 43 अल अरेबिया इसराइल स्ट्राइक्स नियर दमिश्क प्रेसिडेंशियल पैलेस ओवर दुरूज़ वायलेंस। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, देखें अहमद शरा जो हैं वो, पहली बात तो ये कि अहमद शरा, अच्छा दरमियान में ये बात भी चल रही थी कि शायद बशर अल असद को वीडियो मैसेज दें या ये दें। असल बात ये कि इसमें इन्होंने अहमद शरा, यहाँ पर अब अहमद शरा जो हैं वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि टर्की ऑन बोर्ड हो और अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया और बाकी तरफ हो जाए, वो तमाम फ़ौजें लेके बशमूल PKK की वो दाखिल हो जाएंगे इसराइल के अंदर, फ़ौजें दाखिल कर देंगे। मतलब वो ये नहीं कि ड्रोन जवाब फेंकेंगे, दमिश्क पे अटैक किया है ना इसराइल ने, तो ये जो है अब उनका सीधा का सीधा जो है ये, अगर मैं इनका ये कोट करूँ यहाँ पे 40th जो इसराइल नेशनल न्यूज़ ये कह रहा है कि उनका जो वज़ीर दिफा है वो कह रहा है काज, जो कि अभी वाशिंगटन रवाना हो गया थोड़ी देर पहले, विल कंटिन्यू टू अटैक इसराइल फोर्सेस अंटिल दे विड्रॉ, जो यानी स्वेदा को खाली करके हमारे हवाले, इसराइल के हवाले कर दें, इसराइल के अंदर शामिल कर दें, वरना हम अटैक करते रहेंगे। और ये जो है उसके बाद 38 तक अगर देखें, द आइडिया ऑफ
सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एंड प्रेसिडेंशियल पैलेस इन डेमास्कस। अब मसला ये है कि अहमद शरा जो है ना, मैंने आपसे कहा ना PKK के साथ उनके मसले हल हो गए, वो SDF ख़त्म हो गई, सारा सीरिया इकट्ठा है, पूरे अरब ममालिक भी हैं, टर्की की भी सपोर्ट है, हमें पता है टर्की ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, सब। ये अहमद शरा दाखिल हो जाएंगे और ये उसके पेरिस पे अटैक हुआ है ना, चूँकि ये आपको पता है ना, ये बड़ा एक इशू है कि किया ईरान ने जिस तरह जवाब दिए तो अहमद शरा से हो रहा है कि भाई आपके इधर उन्होंने अटैक कर दिए सदारती पैलेस, तो आप क्या जवाब देंगे। तो इसमें तो अमेरिका कूदा है थोड़ी देर पहले, मार्को रूबियो ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने कि इसराइल रुक जाए किसी तरह वहाँ पे। नतन्याहू को पता है कि नतन्याहू को जंग छेड़े, कोई फड्डा करे, वहाँ पे सीज फायर होने से पहले 90 लोग और शहीद हो गए हैं आज ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। उसने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल डेमास्कस के ऊपर अटैक कर दिया, और डेमास्कस पे दमिश्क पे अटैक होना है। अहमद शरा, मैंने आपसे कहा ना, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE सारे मुल्क साथ खड़े हैं, और इवन ईरान, सारे मुल्क साथ खड़े हैं अहमद शरा के। अहमद शरा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पर जनाब सीरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे और मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया है इसराइल ने, और वो जवाब ना दें, और अमेरिकन कहेंगे ना जवाब ना दो तो वो जवाब ना दें। और साथ ही इनका जो बेन गवीर है, उसने जो गुफ्तगू की आज, वो ये कहता है टाइम्स ऑफ इसराइल 56, वो कहता है इसराइल मस्ट एलिमिनेट सीरियस शरा, अहमद शरा को ख़त्म कर देना चाहिए इसराइल को। यानी बात ये सारी कि इसमें अहमद शरा को, वो कहते हैं ना, वो आजमाना अहमद शरा की भी एक, अहमद शरा ने कहा था कि किसी किस्म का ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे, गोलान की पहाड़ियाँ हमारी होंगी, और किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके ऊपर जनाब ये दुरूज, ये इन्होंने नया महाज बैरूत से खोला हुआ है, पहले लेबनान से खोला हुआ है, उधर फ़लस्तीनियों से खोला हुआ है, उधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर के साथ मसला है, उधर ये मसला, और साथ ही दमिश्क के ऊपर, दमिश्क पे मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले कब इन्होंने डेमास्कस पे, ज़ाहिर झड़पें होती रही हैं सरहदों पे, लेकिन डेमास्कस पे कब इन्होंने अटैक किया। और फिर उसके बाद 57 ये जनाब कहते हैं कि एक वही वजीर जो है इनका कि किल सीरियन प्रेसिडेंट बारबरिक मर्डर ओवर वायलेंस अगेंस्ट, मार दो, कत्ल कर देना चाहिए। अब अहमद शरा का, मैंने आपसे कहा ना कि ये काश तो कह के निकल गया उनका, जो वो पैसे हक़ज़त ने कहा कि आ जाओ, फ़ौरन इसको बंद करो और आ जाओ। इन्होंने अपील भी की है दुरूस से, नतन्याहू ने, कि दुरूस के हमारे लोग बाहर निकले हैं वहाँ पे सीरिया से, क्योंकि अहमद शरा, मैंने आपसे कहा ना, अहमद शरा गोलान की पहाड़ियाँ छोड़ दें, वो अहमद शरा वो गज़ा के उधर साहिल पे जाकर रुकेगा। अहमद शरा एक दो एंटर हो गया ना, और उधर से अर्दोगन, और इधर से मतलब एक अपनी भी तो एक मुल्क का एक सदर है, और आप उसके सदारती पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और किस बात पे कर रहे हैं कि दुरूज वहाँ पे वो एक उनका आपस का मसला चल रहा है सवेदा के अंदर, तो उसके ऊपर आपने सीरिया के दारुल हुकूमत पे अटैक कर दिया इस मरले पे, जबकि कतर की क़यादत और बहरीन की क़यादत आज रात को वहाँ पे मिलने जा रही है, और उसमें स्टीव विटकॉफ भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इन्होंने नया महाज खोला है इसने, नेतन्याहू ने, जिसका फ़ायदा इसको कुछ भी नहीं होगा। और आज चूँकि एक बड़ा तारीख़ी दिन है, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि अच्छे मूड में इसलिए है कि वो उधर से पुतिन को भी मिल गए हैं ना। देखिए ना, 50 दिन तक तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जो है वो तुम पे टैरिफ लगा देंगे, 50 दिन तक जो मर्जी करे पुतिन। और यूक्रेन के बाद पहुंचे, यूक्रेन के पास है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यूक्रेन वाले जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ गए, मतलब वो तो है ही नहीं उनके पास, कहीं वो रास्ते में खो गए हैं, किधर गए हैं सारे पैट्रियट मिसाइल्स। और वो जो है वो अब ये गार्डियन खबर लगा रहा है ना, 25 यूक्रेन वेटिंग डिटेल्स ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन्स प्रॉमिस्ड बाय ट्रंप। किधर है भाई बिलियंस ऑफ? और इंडिपेंडेंट कह रहा है कि ये जो है ये ट्रम्प्स बिग रशिया अनाउंसमेंट फेज टू लिव स्पिरिट्स ऑफ अ फटीग यूक्रेन में तो वो नहीं है सारी, वो तो थके हुए बहुत ज़्यादा, वो थक चुके हैं। जाहिर है कि अब वो टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो फटीग हुआ है यूक्रेन। और ऊपर से मैक्रों कह रहे हैं कि हम तो इसमें आएंगे ही नहीं, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट 23 फ्रांस इटली रिपोर्टेडली ऑप्ट आउट ऑफ US NATO आर्म्स डील फॉर यूक्रेन 23। वो जनाब मैक्रो भी अलग हो गए, बाकी अलग हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आज
24 घंटे 48 घंटे, एक तो फैसला हो कि अहमद शरा ने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, और क्या ये दरूज अंदर जो जाके और इनके इंतहा पसंदी की इंतहा देखें, यानी ये इन्होंने क्या हाल किया फ़लस्तीनियों का। अभी तो वही बात है ना कि गज़ा की मकतल का जब खुलेगी तो पता चलेगा कि अंदर हुआ क्या है। कह रहे अहमद शरा को मार दो, और फ़ौज ने अटैक कर दिया। अच्छा, फ़ौज की मर्जी के बगैर ही कोई बेन गिवर तो नहीं हाथ में लेके घूम रहा ड्रोन, उनकी फ़ौज ने किया है ना, फ़ौज ने अटैक कर दिया है प्रेसिडेंशियल पैलेस पे। और ये वाशिंगटन पोस्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको 36, देखें बात यह है कि ये मामला जो है ना, कुछ मामला ये मामला इस तरह ख़त्म नहीं होते अहमद शरा। ये 36, इसराइल स्ट्राइक्स सीरियस डिफेंस मिनिस्ट्री एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद डेमास्कस। और ये जो है ये हमारी तो दुआ है कि मामला हल हो, लेकिन ये कि ये यानी पहले तो गज़ा सीज़फायर का ऐलान हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अहमद शरा या बाकी सारे लोग इस वक्त फ्रंट खोलने से पहले ये सोचेंगे कि ये गज़ा का सीज़फायर अगर तो हो जाता है। ट्रंप ये बहुत खिंच गया मामला ना, ये बॉस्टन कंसल्टिंग और फलाना और दिमागना और ये और वो सारा गज़ा ह्यूमैनिटेरियन, तो या तो वो सीधा अब दाखिल होंगे सारे मुल्क और तबीयत साफ़ करेंगे, और उसका रास्ता जो है वो ईरान खोल चुका है पहले कि भाई इतना कुछ तप्पड़ नहीं है, कहते घुसो कुटो फेंटी मारो, और जो है ना वो फिर उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा इसराइल के साथ, क्योंकि डेमास्कस पे अटैक हुआ है, और उधर तैयब अर्दोगन और इधर MBS, ये सारे वो मुल्क जो अहमद शरा, और उधर से ईरान। तो अगले 24-48 घंटों में ये पता चलेगा कि कतर के साथ क्या बात हुई, और अगर तो होती है तो हो जाए, वरना नहीं होती तो फिर देखिए ना, नहीं होता तो मामला अगर सीज़फायर के ये मुज़ाकरात और 2 शर्तों में होगा और 3 शर्तों में होता है तो करें, नहीं होता तो फिर लोग आगे बढ़ के खुद आज़ाद करवा लेंगे गज़ा को और फ़लस्तीनी रियासत को। ऐसा बड़ा कोई आज की दुनिया में इशू नहीं है ये। तो ये तो एक प्रेसिडेंट ट्रंप के पास मौका है कि वो अपनी थोड़ी सी अपने आप को असर्ट करें इस वक्त दुनिया के सामने, लेकिन ये कि अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर ये इस तरह से तो इनको नहीं छोड़ा जा सकता ना, कि ये सीरिया पे अटैक करते हैं, कभी लेबनान पे करते हैं, कभी कत्ल करते हैं फिर फ़लस्तीनियों को। तो उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द हल सामने आएगा और ये जो कत्लेआम है जेनोसाइड रुकेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।